गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ रोड ब्रिजेस एंड टनल्स। आज का हमारा टॉपिक है अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो चीजें हैं इंट्रोडक्शन टू अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। एक अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, आप सभी लोगों ने इसको देखा है, इसमें ट्रैवल भी किया होगा, लेकिन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि एक मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको कैसा होना चाहिए, उसकी लिमिटेशंस, उसके एडवांटेजेस, उसके ड्रॉबैक्स, हम ये डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। रिक्वायरमेंट ऑफ मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किसी भी जगह पे एक मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेवल डिमांड फॉर मॉडलिंग, एस्पेक्ट्स इन ट्रेवल डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रेवल डिमांड यानी कि ट्रेवल करने की जरूरत क्यों पड़ती है लोगों को, वो भी हम देखेंगे। सीक्वेंशियल एंड साइमल्टेनियस मॉडल्स, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बेसिकली ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा इलैबोरेटिव है, तो मैं उसमें वही चीजें डिस्कस करूंगा जो आपके सिलेबस में कवर होंगी। आउट ऑफ सिलेबस में वो जो चीजें अभी नेसेसरी नहीं है डिस्कस करना, जिससे आप कंफ्यूज भी होंगे, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। So aggregate and disaggregate approach, this is not in your syllabus, so we will overlook it. Types of mass transit system, yes, mass transit system के कितने types होते हैं वो हम discuss करेंगे। Next is advantages of mass transportation system, उसके क्या क्या advantages होते हैं mass transportation system के, वो discuss करेंगे। And opportunities इन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी उसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं और जो लिमिटेशंस हैं, यानी जो जो संभावनाएं उसमें हो सकती हैं और जो जो उसकी कमियां हैं, या आप कहते हैं लिमिटेशन, मतलब जो उसकी जहां पे वो फेल हो जाता है, जहां पे जो जिन चीजों की और जरूरत है उसमें ऐड करने की, वो चीजें हम देखेंगे। सी, अर्बनाइजेशन प्लस ट्रांसपोर्ट इज इक्वल्स टू अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, अर्बन मतलब होता है शहर, शहरी क्षेत्र, वहां का जो ट्रांसपोर्ट होता है यानी परिवहन, और स्पेसिफिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें जनता या आम लोग ट्रेवल करते हैं, उसको, उन दोनों ही टर्म्स को हम जोड़ के ये टर्म बना है अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन। अर्बन का मतलब होता है शहर, मास का मतलब होता है एक समूह में, एक साथ, और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, जब एक साथ शहर में एक साथ एक समूह पूरा ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, चाहे वो बस में करे, ट्रेन में करे या किसी भी अन्य माध्यम से करे, उसे हम कहेंगे अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अर्बन एरियाज मैंने आपको बताया, ये सिटीज को अर्बन कहते हैं, और जो गांव का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं रूरल एरियाज। ये एक यहाँ पे देखिए अर्बनाइजेशन ट्रेंड इन इंडिया, जिस तरीके से इंडिया में अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, लोग गांव से, गांव छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं, पलायन हो रहा है, और शहरों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहरों की संख्या भी बढ़ रही है, वो एक ट्रेंड यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, ये सोर्स है सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट का, जिसमें आपका देखिए 1951 में कुछ पॉपुलेशन थी, अर्बन पॉपुलेशन है ये शहर की 361 मिलियन, जो बढ़ के 2001 में हो गई 1027 मिलियन, और 2011 का जो लेटेस्ट सेंसेक्स है वो है 1210 मिलियन। तो 51 से लेके और 2011 तक तकरीबन 50 साल में ये 361 से बढ़ के 1210 मिलियन पॉपुलेशन शहरों की हो चुकी है। ये जो सोर्स है सेंसस ऑफ इंडिया का, वो कह रहा है। प्रैक्टिकल या ग्राउंड रिपोर्ट इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम नहीं होगी, ज्यादा हो सकती है। बाकी इसमें और भी अर्बन पॉपुलेशन है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, मेट्रो पॉपुलेशन है, मेट्रो पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ये आप देख सकते हैं, ये डेटाज हैं, फैक्ट्स हैं। नाउ सी हियर, रिक्वायरमेंट ऑफ मास ट्रांजिट सिस्टम। सूरत
city is an outcome of the expansion of the city's limit at various intervals geared to accommodate the additional population and increasing economic activities. जो मास ट्रांजिट सिस्टम या मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत थी वो सबसे पहले सूरत में देखी गई, जहां पे 1664 में सिटी वाज लिमिटेड टू इनर वर्ल्ड सिटी कवरिंग एन एरिया ऑफ, ये थोड़ा सा हिस्ट्री दिया है सूरत सिटी के बारे में। सूरत एक शहर है जो गुजरात राज्य में है, वहां की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी इसमें बताई गई है, जहां से ये मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, या आप कह सकते हो कि जहां से ये स्टार्ट हुआ। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना अपने आप, इसके बारे में दिया हुआ है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये कुछ शहरों का डेटा दिया हुआ है, जैसे अहमदाबाद है, जो मेट्रो सिटीज है बेसिकली अहमदाबाद है, बेंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे एंड सूरत। सूरत में देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे 272 बेंगलोर के बाद 252 नंबर ऑफ व्हीकल्स पर 1000 पॉपुलेशन। ये आंकड़ा है प्रति 1000 व्यक्ति पे कितनी गाड़ियां हैं शहर में, ठीक है, मतलब 1000 व्यक्ति पे कितनी गाड़ियां हैं शहर में, वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे सूरत में ये देखिए 252, यानी कि 1000 व्यक्ति पे 252 व्हीकल्स हैं, ठीक है। ये वही ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है। सबसे कम देखिए यहाँ पे कोलकाता का है। कोलकाता का कम क्यों दिखा रहा है? इसका मतलब ये नहीं है कि उस शहर में गाड़ियां कम हैं, नहीं, कोलकाता की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये देखो यहाँ पे आप वाई एक्सेस पे क्या है, नंबर्स ऑफ व्हीकल पर 1000 पॉपुलेशन। तो अगर ये डिनोमिनेटर में है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली ये रेशियो आपका बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। तो कोलकाता की पॉपुलेशन एज कंपेयर टू अदर मेट्रो सिटीज बहुत बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहां पे ये रेशियो कम दिखा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे गाड़ियां कम हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक ग्राफ है ट्रांजिट ट्रिप्स एंड पॉपुलेशन के बीच में। ये आपके सिलेबस का नहीं है, हालांकि आप इसको देख सकते हैं देखना चाहें तो। इसमें ट्रिप्स, यहाँ पे वाई एक्सिस पे ट्रिप्स दिखा रहा है परसेंटेज में, और एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन है, जैसे 50,000, 1 लाख, 5 लाख एंड 10 लाख। और दो ग्राफ यहाँ पे हैं। ब्लू ग्राफ जो है वो आपका चॉइस राइडर्स का है और रेड वाला है कैप्टिव राइडर्स का। ये एक पिक्चर है जिसमें देखिए इसमें 4 पिक्चर्स हैं बेसिकली। पहली है जहां पे सिर्फ पब्लिक रोड पे चल रही है। अगर 360 लोग एक साथ एक रोड पे, एग्जांपल यहाँ पे शो कर रहे हैं ये कि एक साथ अगर पब्लिक रोड पे चलेगी तो कितना ट्रैफिक होगा, कितनी दिक्कत होगी। दूसरी पिक्चर में देखिए आप, यहाँ पे 300 कार्स हैं। अगर इसी पब्लिक को कार में ले जाना हो तो यहाँ पे भी देखिए कितना ट्रैफिक दिख रहा है, वो भी एक दिक्कत है। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि अकेले सिर्फ कार से ही हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने दें। थर्ड पिक देखिए, इसमें दिखा रहा है पब्लिक है और कुछ बसेस दिखा रहा है। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 बसेस में ये पब्लिक जा सकती है। तो क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा एक बैलेंस की स्थिति आ गई है। बैलेंस इन द सेंस कि ट्रैफिक भी कम हो गया और रोड पे चलने के लिए जगह भी है गाड़ियों के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें आपका जो एग्जाम्पल है वो बस का है। बस एक एग्जाम्पल है मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या यूं कह लें अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ये एग्जाम्पल है। इसमें बस में जो पब्लिक चलती है, तो बस में देखिए आप एक साथ ज्यादा लोग चलते हैं, तो अगर उसमें हर इंसान अपनी अपनी गाड़ी लेके चलेगा तो जाहिर सी बात है रोड पे ट्रैफिक ज्यादा होगा। अगर उतने ही लोग एक बस में चले जाएंगे तो ट्रैफिक कम हो जाएगा। लास्ट पिक में देखिए मेट्रो, जो कि सबसे लेटेस्ट कह सकते हैं आप अर्बन सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का। मेट्रो में एक बार में कई लोग एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। मेट्रो इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रेलवे। जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन इंटरसिटी चलती है, एक शहर से दूसरे शहर जाती है। मेट्रो जो होती है वो भी ट्रेन होती है, लेकिन वो शहर की सीमा के अंदर चलती है, शहर से बाहर नहीं जाती। टू सॉल्व द ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम, द बेस्ट मेथड इज एनकरेज द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसपोर्ट। तो हम लास्ट दो पिक्चर्स में क्या देख रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें एक में मेट्रो है और दूसरे में बस सिस्टम है। तो दोनों ही जो सिस्टम है मास ट्रांसपोर्ट के, दे आर वेरी केपेबल ऑफ
taking the problem of traffic congestion. शेयर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे कुछ शहरों का डेटा फिर से दिखा रहा है, ये जो मेट्रो सिटीज हैं बेसिकली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर एंड हैदराबाद। इसमें आपका देखिए यहाँ पे क्या क्या है, वॉक करने वाले लोग, साइकिल से चलने वाले लोग, टू व्हीलर से, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ दिखा रहा है, कार जो अपनी प्राइवेट कार से चलते हैं, इंटरमीडिएट पैरा ट्रांजिट जो कभी कार यूज करते हैं कभी पैदल चलते हैं या कॉम्बिनेशन यूज करते हैं किसी का भी। तो ये एक डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, ये टोटल परसेंटेज लास्ट में आ गया। देखिए सबसे ज्यादा परसेंटेज है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, सबसे ज्यादा जो पब्लिक चल रही है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी मेट्रो में, बसेस में, लोकल बस में, उसमें चल रही है एज कंपेयर टू अदर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यहां पे दो पिरामिड हम देख सकते हैं। पहला है कार या व्हीकल ओरिएंटेड अप्रोच, जिसमें हर इंसान, यही आप ये समझ लो, अगर हर इंसान सोचे कि मुझे कार से जाना है, हर इंसान के पास अपनी कार है, उसे कार से जाना है, तो यहाँ पे वो अप्रोच दिखाई गई है। तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो कार को दी गई है ऊपर, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे बस है, बस ना मिले तो फिर साइकिल या कोई और बाइक, स्कूटर, टू व्हीलर, और अगर कोई भी गाड़ी नहीं है तो पैदल। तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी गई है वो कार को दी गई है। और वॉल्यूम वाइज देखें तो संख्या कार वालों की कम होती है, बस में चलने वालों की ज्यादा होती है, टू व्हीलर में चलने वालों की उससे ज्यादा होती है, और जो लोग जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है, जिनका साधन, जिनको पैदल चलना है या रोड पे जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो पिरामिड इसीलिए नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए ये, यहाँ पे इसका वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए यहाँ पे ये फिर ऊपर जाके ये टेपर हो रहा है, कम होता जा रहा है। ये करंट सिचुएशन है आज की। अब यहाँ पे दिखा रहा है ये सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, मतलब पीपल ओरिएंटेड। इट शुड नॉट बी कार या व्हीकल ओरिएंटेड अप्रोच, द अप्रोच शुड बी पीपल ओरिएंटेड और पब्लिक ओरिएंटेड, जिसमें पब्लिक को सबसे ज्यादा सुविधा हो। इसके लिए देखिए यहाँ पे ये पिरामिड पूरा उल्टा हो गया। यहाँ पे पहली प्रायोरिटी किसको दी गई है, पब्लिक को। पब्लिक यानी कि मास ट्रांसपोर्टेशन। मास ट्रांसपोर्टेशन में बसेस, मेट्रोज और जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं। सेकंड में वही टू व्हीलर या जिसके पास स्कूटर है, बाइक है, अपनी गाड़ी, छोटी गाड़ी जिससे ट्रैफिक नहीं लगता है, ज्यादा नहीं लगता है, वो यूज करें। इसके बाद बसेस का यूज कर सकते हैं लोग, और लास्ट प्रायोरिटी पे रखी गई है कार को। जब बहुत ही दिक्कत हो, बहुत जरूरत हो तो ही कार का यूज करें। तो इट इज अप्रोच, जहां पे दिखाया गया है कि अप्रोच इस टाइम करंट में इस तरह से है कुछ, और होनी इस तरह से चाहिए। ये ट्रैफिक को कम करने के लिए दिखाया गया है और पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेवल डिमांड, ये ट्रेवल डिमांड है, आपके सिलेबस में तो नहीं है, आप चाहो तो उसको पढ़ लेना एक बार। Transportation demand, it is concentrated at specific times that are related to the current activity pattern of the society, for example social and recreational trips. Also in such type of demand forecast will be poor. तो ये ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन डिमांड एक ये सर्वे होता है, स्टडी होती है, उसके बाद ये डिमांड निकाली जाती है कि किस किस टाइम पे ट्रैफिक हमारा सबसे मैक्सिमम होता है और कौन से वो टाइम होते हैं जो ट्रैफिक मिनिमम होता है। ये लोकेशन पे डिपेंड करता है, लोकेशन स्पेसिफिक होता है, रोड स्पेसिफिक होता है, रोड कैसी है, विलेज रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, मेजर या हाईवे है या एक्सप्रेस वे है, पॉपुलेशन कितनी है उस एरिया की, उस पर भी डिपेंड करेगा, और सोशल कॉजेज होते हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके सर्वे किया जाता है और देखा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैफिक किस तरह से वेरी कर रहा है, टाइम टू टाइम, डेली, मंथली या एनुअली। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रेवल डिमांड। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं।
बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, लोकेशन फैक्टर्स एंड द लास्ट वन इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी फैक्टर्स। आइए देखते हैं फैक्टर्स को डिटेल में थोड़ा सा। पहला है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक, इसमें 2 टर्म आ रहे हैं, एक है सोशल, सोशल से बना है सोशियो, एंड इकोनॉमिकल। सोशल यानी कि सामाजिक और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक। तो सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो आपका जो ये फैक्टर्स हैं वो ट्रैवल डिमांड को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कि लोगों को ट्रैवल करना है, अगर करना है हाँ या ना, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अगर ट्रैवल करना है तो क्यों करना है, किस माध्यम से करना है, कहां से कहां तक करना है, वो सारी चीजें। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में पहला आता है हाउस होल्ड इनकम, जो पारिवारिक आय है। ठीक है, हर इंसान की अपनी इनकम होती है, इनकम अलग अलग होती है, तो वो डिपेंड करता है जिसकी जैसी इनकम होगी वो उसी तरह ट्रैवल भी करेगा। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अपनी कार खरीदेगा, अपनी कार से ट्रैवल करेगा। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करते हैं, या 2 व्हीलर को, या बाइक को, या स्कूटी को। वो डिपेंड करता है उनकी इनकम पे। तो ये एक इकोनॉमिकल फैक्टर है। दूसरा है ऑक्यूपेशन स्टेटस, आपका व्यवसाय क्या है, वो भी आपको प्रभावित करेगा कि आप कैसे चलेंगे। ठीक है, एक आम आदमी पैदल भी चलता है और एक मंत्री अपनी गाड़ी से चलता है। तो ये जो व्यवसाय है उसके अकॉर्डिंग ट्रेवल या ट्रांसपोर्टेशन चेंज हो जाता है। तीसरा है फैमिली साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस होल्ड। फैमिली साइज, अगर आपकी फैमिली छोटी है, मान लीजिए 2 ही लोग हैं, एक फैमिली में 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, तो वो लोग बाइक से भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर फैमिली बड़ी है, जॉइंट फैमिली है, तो बाइक पे नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक कार चाहिए जिसमें सभी लोग एक साथ एक बार में एक ट्रिप में एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकें। कल्चरल एस्पेक्ट्स, जो कल्चरल एस्पेक्ट्स में आ जाता है, जैसे आपका जो कल्चर यानी कि संस्कार। तो कल्चरल एस्पेक्ट्स में जिस तरह से लोग पहले से, मान लीजिए कहीं कुछ लोग होते हैं कुछ फैमिलीज में कि नहीं कार से ही चलते आ रहे हैं तो हम कार से ही चलेंगे, हमारे दादा भी कार से चलते थे, हमारे पिताजी भी कार से चलते थे, तो हम भी कार से चलेंगे। तो ये एक तरीके का मतलब उन्होंने एक ट्रेंड बना रखा है कि हमारा ये कल्चर है कि हमें कार में ही चलना है, हमारा कल्चर है कि हमें बस में नहीं बैठना है। तो ये कुछ रूढ़िवादी सोच होती है, वो भी एक फैक्टर है जो खासकर इंडिया जैसे देश में लोगों को प्रभावित करती है अपना परिवहन का माध्यम चुनने में। लास्ट है नंबर ऑफ कार्स पर हाउस होल्ड। ये एक बहुत मेजर कॉज है आज की डेट में, कि आप लोगों ने देखा होगा एक एक घर में, मतलब अगर एक कार की जरूरत है तो लोगों के पास पैसा है तो वो एक से ज्यादा खरीद लेते हैं। मतलब हर इंसान अपनी कार अलग लेके जा रहा है। अगर चाहे तो वो एक साथ एक कार में भी जा सकते हैं। मान लीजिए एक तीन भाई हैं, तीनों का ऑफिस अलग है, तो वो एक कार में जाके एक भाई एक को ड्रॉप करेगा, दूसरा भाई दूसरे को ड्रॉप करेगा और तीसरा वाला अपने ऑफिस चला जाएगा। लौटने में भी वो ऐसे ही आ सकते हैं तीनों एक साथ, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता। जिनके पास पैसा ज्यादा है, लोग दे वांट टू स्पेंड लेविशली, तो हर इंसान सोचता है कि मैं अपनी अलग कार लूं, और एक ही घर में देखने को मिल जाता है एक से ज्यादा कारें होती हैं, लोग ट्रेवल करते हैं और कार में भी अकेले ट्रेवल करते हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम है ट्रैफिक का और पॉल्यूशन का भी। तो ये तो मेन फैक्टर्स थे, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। नेक्स्ट है लोकेशन फैक्टर, जो स्थान है, जो रीजन है, वो उसके अकॉर्डिंग भी ट्रैवल डिमांड चेंज होती है। पहली है पॉपुलेशन। अगर किसी जगह की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा ट्रैवल करेंगे और ट्रैफिक भी ज्यादा लगेगा, गाड़ियां ज्यादा होंगी। रेजिडेंशियल डेंसिटी, ये आपकी डेंसिटी है, यानी कि एक सीमित एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर में 1000 लोग रह रहे हैं और एक दूसरा शहर है जहां 1 किलोमीटर एरिया में 10,000 लोग रह रहे हैं, तो डेंसिटी कहाँ की ज्यादा होगी, दूसरे शहर की, जहां उतने ही एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोग रह रहे हैं, ये सेम ही है पहला और दूसरा, जितने ज्यादा लोग रह रहे होंगे उतना ही ज्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स वहां पर होंगी। थर्ड इज डिस्टेंस ऑफ हाउस होल्ड फ्रॉम
टाउन सेंटर, जो घर की जो जगह है, जो लोकेशन है, वो शहर के बीचों बीच से कितनी दूर है। यानी कि अगर आपको कहीं भी जाना हो शहर में, एक सिनेमा हॉल जाना हो, ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, एनीवेयर, कहीं भी जाना हो, तो अगर आपका घर शहर के बीचों बीच में है तो ये सारी चीजें लगभग समान दूरी पे आपको मिल जाएंगी। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर आपका घर शहर के एकदम बाहर है, आउटस्कर्ट्स में है, तो आपको कहीं भी जाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो आपकी जो ट्रिप होगी वो लंबी हो जाएगी, और ट्रिप लंबी होने से क्या होगा, आप ट्रैफिक में कंट्रीब्यूट करेंगे, ट्रैफिक जैम में भी आप फंसेंगे। ये हो गए लोकेशन फैक्टर्स। थर्ड जो था, हम ये डिस्कस कर रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रैवल डिमांड, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया, लोकेशन फैक्टर हो गया। थर्ड है पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी फैक्टर्स। देखते हैं इसको। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी फैक्टर्स में पहला है नियरनेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नियरनेस यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पहुंच, या यूं कह लें, आपकी पहुंच पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जितनी पास होगी उतना ही ज्यादा आप उसको तवज्जो देंगे, आप उसमें ट्रेवल करना चाहेंगे। अगर मान लीजिए आपके घर से बस स्टैंड दूर है और रेलवे स्टेशन पास है, तो आप क्या करोगे, आप तो यही सोचोगे कि मैं ट्रेन से जाऊं, क्योंकि रेलवे स्टेशन पास है, वहां से ट्रेन अवेलेबल है, तो आप उससे जाएंगे। अगर इसी के विपरीत बस स्टैंड पास होगा तो आप बस से जाना प्रेफर करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या मेट्रो स्टेशन है, वो आपके घर के कितना पास है। दूसरा है एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एफिशिएंसी यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना एफिशिएंट है। आज की डेट में सबसे ज्यादा एफिशिएंट है मेट्रो। मेट्रो, क्योंकि आपने देखा है, एक एलिवेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। एलिवेटेड मतलब उसे सड़क से ऊपर उठा के, उसका जो पटरी है वो ऊपर अलग सेपरेट लाइन रखी जाती है, या कहीं कहीं पे वो अंडरग्राउंड भी जाती है, सड़क के नीचे। मतलब मेट्रो आपकी सड़क के ऊपर नहीं चल रही है, वो सड़क से ऊपर उठ के या सड़क में अंडरग्राउंड, ठीक है, चल रही है। तो वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, वो जैम में कभी नहीं फंसेगी, क्योंकि वो सड़क के ऊपर नहीं चल रही है जैसे अन्य गाड़ियां चलती हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रेन, जो ट्रेन्स हैं वो पटरी पे चलती हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक ट्रेन पीछे वाली ट्रेन को प्रभावित करती है। अगर एक ट्रेन लेट हुई तो पीछे वाली बाकी ट्रेनें भी लेट हो जाएंगी, तो उसकी एफिशिएंसी वहां पे थोड़ी कम हो जाती है। थर्ड जो है मेजर, वो है बसेस। बसेस क्योंकि रोड पे चलती हैं, ट्रैफिक जैम में फंसती हैं, तो उनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा कम हो जाती है। रिलायबिलिटी, सेम केस रिलायबिलिटी का भी है। हम किस पे कितने ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है रिस्क किस में ज्यादा होता है। बसेस में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि वो रोड पे चलती हैं, तो एक्सीडेंट्स प्रोन होती हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं। ट्रेन में एज कंपेयर टू रोड्स कम एक्सीडेंट्स होते हैं, और मेट्रो में उससे भी कम होते हैं। थर्ड, फेयर स्ट्रक्चर एंड रूटिंग। तो फेयर स्ट्रक्चर, अगर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फेयर कम है तो लोग उसमें ज्यादा ट्रेवल करेंगे। अगर उसका फेयर ज्यादा है, किराया ज्यादा है, तो वो लोग उसमें कम ट्रेवल करेंगे, दूसरे विकल्पों को चुनेंगे। रूटिंग, जहां आपको जाना है अपने घर से निकल के, सपोज आपको अपने ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, तो अगर वो उस रूट पे नहीं है जहां पे आपको जाना है, आपका गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन आपका अगर उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट या उस मेट्रो के रूट पे नहीं है, तो आप उसको नहीं चुनेंगे। आप कोई दूसरा साधन देखेंगे जाने के लिए, जिससे आप अपने रूट पे जाएं। तो ये भी डिपेंड करता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसको उस तरीके से रूट किया जाता है, उसका जो रास्ता है वो इस तरीके से निकाला जाता है कि वो एक शहर के अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को वो कवर कर ले, ताकि लोग उसमें चलना पसंद करें, है ना। उससे उतर के लोगों को ज्यादा दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ना करना पड़े। यानी कि आप मेट्रो से भी जाएं, फिर आप उतर के आप टेम्पो या ऑटो करें या ई रिक्शा करें,
तो वो थोड़ा सा देखा जाता है जब इसकी रूटिंग की जाती है। पहले जब बनाने से पहले इसका सर्वे होता है, इसका अलाइनमेंट होता है, वो रूट तब फाइनल होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ ट्रेवल मोड। अब आप किस में चलना चाहेंगे। पर्पस ऑफ ट्रिप, आपकी पर्पस क्या है। आप किसी ऑफिस के काम से जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, या आप घूमने जा रहे हैं। सपोज आप स्कूल जा रहे हैं तो आपको टाइम पे पहुंचना है, वहां पे टाइम की बाउंडेशन होती है, ठीक है। तो आपको जल्द से जल्द आपको ऐसी गाड़ी चाहिए या ट्रेन चाहिए या बस चाहिए जिसमें आप टाइम पे पहुंच जाएं। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आपको टाइम की इतनी दिक्कत नहीं होती है, अगर थोड़ा लेट भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपको कितनी दूर जाना है। अगर आपको पास जाना है तो आप ऑटो पकड़ के चले जाएंगे, रिक्शा से भी चले जाएंगे। अगर आपको दूर जाना है तो आप बस या अगर मेट्रो है तो उससे जाएंगे। इनकम ऑफ ट्रेवलर, आपकी जेब में पैसे कितने हैं वो भी डिपेंड करता है आप किससे जाएंगे। ऑक्यूपेशनल स्टेटस, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम। आपका व्यवसाय, आप स्टूडेंट हो या सर्विसमैन हो या जॉब करते हो, वो डिपेंड करेगा आप कैसे ट्रेवल करोगे। सीक्वेंशियल एंड साइमल्टेनियस मॉडल्स, अब ये मॉडल्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्क्रिप्टर्स, ट्रिप फ्रीक्वेंसी, डेस्टिनेशन मोड, रूट एंड अदर चॉइस। ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूंगा। नाउ अर्बन मास ट्रांजिट सिस्टम, शहर में एक मास ट्रांजिट यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन 2 टाइप्स, रोड बेस्ड ट्रांजिट एंड रेल बेस्ड ट्रांजिट। रोड बेस्ड ट्रांजिट यानी जैसे बसेस जो रोड पे चलती हैं, और रेल बेस्ड यानी कि मेट्रो या मोनोरेल जो अलग उसकी सेपरेट लाइन होती है, ठीक है। रोड बेस में देखिए क्या क्या आ जाएगा, बसेस एंड कोचेस। कोच जैसे कि कोलकाता में ट्राम चलती है, वो भी एक बस होती है लेकिन उसके लिए रोड पे ही पटरी बनी हुई है, तो वो एक बस की तरह होती है। वो जो लोग कोलकाता अगर गए हो या आपने देखा हो, मूवीज वगैरह में देखा हो या नेट पे देखा हो, सर्च भी कर सकते हो आप यूट्यूब पे। कोलकाता में जो ट्राम चलती है वो बस की तरह ही होती है, लेकिन उसका जो ट्रैक है, उसकी जो पटरी है वो रोड पे ही बनी हुई है। तो उसका रोड पे, उस पे मतलब उस पटरी पे गाड़ी भी चल जाती है, और जब वो ट्राम आती है तो गाड़ियां साइड हो जाती हैं, ट्राम निकल जाती है। सिटी बसेस, जो लोकल बसेस चलती हैं सिटी के अंदर। कम्यूटर बसेस, जो जिस पे लोग डेली चलते हैं, जिसका रूट फिक्स होता है, वो बसेस। और बीआरटीएस, ये बीआरटीएस यही परिवहन की जो बसेस होती हैं रोडवेज की, उसकी बसेस। तो ये है आपका रोड बेस ट्रांजिट सिस्टम। रेल बेस में देखिए पहला है ट्रेन जो पटरी पे चलती हैं, कम्यूटर रेल्स एंड सब अर्बन रेल्स। इसमें कुछ लोकल ट्रेन आती हैं, जैसे मुंबई में लोकल चलती है, मुंबई लोकल सभी ने सुना होगा, बहुत फेमस है, बहुत पब्लिक चलती है उसमें, बहुत भीड़ चलती है, तो वो इसमें आ जाती है सब अर्बन रेल में। मेट्रो ट्रेन जो आजकल चल रही हैं, दिल्ली में चली, अभी लखनऊ में भी मेट्रो ट्रेन चल रही है, और कानपुर में भी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत जल्द वहां पे भी स्टार्ट हो जाएगी। मोनोरेल मुंबई में है, मोनोरेल चलती है, मैं आपको अभी आगे पिक भी दिखाऊंगा इसकी। लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम एंड स्काई रेल, ये जो 2 सिस्टम है अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, या होंगे भी तो अभी ये प्लानिंग स्टेज में होंगे। अभी कहीं पे भी लाइट रेल सिस्टम या स्काई रेल सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है। सी दिस इज मुंबई मेट्रो, ये मुंबई मेट्रो है, रैपिड रेल ट्रांजिट, वेरी हाई कैपेसिटी क्योंकि इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा एक बार में ट्रेवल कर सकते हैं। लो एयर पॉल्यूशन, कंप्लीटली इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो कोई भी रिन्यूएबल सोर्स यूज नहीं कर रहे हैं हम, कोल बेस्ड या पेट्रोल डीजल ये यूज नहीं करते, तो पॉल्यूशन बिल्कुल मिनिमम है। हाई नॉइस पॉल्यूशन, हाँ इसका जो जब चलती है ये थोड़ा सा नॉइस पॉल्यूशन करती है। हाई यहाँ पे लिखा है लेकिन इतना भी हाई नहीं होता, बाकी जो रोड पे गाड़ियां चलती हैं वो ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं, मेट्रो इतना साउंड पॉल्यूशन नहीं करती। 25 to 60 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे देखिए स्पीड दिखा रहा है, जो मिनिमम स्पीड है 25 और मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर। अब मेट्रो ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से हाई जा सकती है, लेकिन इसकी ये लिमिट इसलिए रखी गई है क्योंकि
ये क्योंकि शहर के अंदर चलती है तो स्टॉपेजेस उसके पास पास होते हैं, तो जब स्टॉपेज जितना पास होंगे उतनी ही स्पीड उसकी कम हो जाएगी, और एक स्टॉप से दूसरा स्टॉप जितने ज्यादा दूर होगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये तो समझने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है। जितना पास में आपका स्टॉपेज होगा ट्रेन स्पीड पकड़ेगी और स्टॉपेज आएगा तो फिर उसको वहां पे दोबारा रुकना है, इसीलिए इसकी स्पीड लिमिट है। हाई कॉस्ट, यस, द कॉस्ट ऑफ मेट्रो इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। तो इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेल ट्रैक है वो रोड से उठा के ऊपर बनाना पड़ता है, या कहीं कहीं पे रोड को एक्सकवेट करके उसके अंडरग्राउंड से नीचे से निकालना पड़ता है। तो इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई ऑफ अ मेट्रो प्रोजेक्ट एज कंपेयर टू अदर रोड और रेल प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं मोनोरेल की। मोनोरेल में क्या होता है? इट कॉम्प्राइजेस ऑफ अ सिंगल रेल ट्रैक विद व्हीकल सस्पेंडेड फ्रॉम और स्ट्रॉडलिंग द गाइड वे। क्या कह रहे हैं ये एक सिंगल रेल ट्रैक होता है, इसमें जो पटरी होती है सिंगल होती है, सिंगल, उसी में जो व्हीकल है, जो आपकी ट्रेन है, वो सस्पेंडेड यानी कि या तो लटक के चलती है या उसके ऊपर क्रॉल करके चलती है। जैसे पहली पिक्चर में देखिए आप यहाँ पे, ये मोनो रेल ट्रेन इन सिडनी। सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे ये मोनोरेल देखिए चल रही है, इसकी ये सिंगल पटरी है, इसको ये ग्रिप करके चलती है, ये पूरा नीचे तक है। यहाँ पे ये है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्ट्रैडल टाइप मोनोरेल इन साउथ वेस्ट चाइना। यहाँ पे भी देखिए ये सिंगल पटरी ऊपर ये दिख रहा होगा आपको, ये जो पटरी है ये सिंगल रेल है यहाँ पे, और ट्रेन इसको पकड़ के, स्ट्रैडल यानी इसको ग्रिप करके चल रही है। ट्रेन का पार्ट देखिए पटरी के नीचे तक आ रहा है दोनों तरफ, उधर भी और इधर भी। यहाँ पे देखिए ये सस्पेंडेड एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिक एलिवेटेड रेलवे सस्पेंशन रेलवे जर्मनी। ये जर्मनी की एक पिक्चर है सस्पेंडेड मोनोरेल की। यहाँ पे ऊपर इसका देखिए, इसका रेल ट्रैक ऊपर है और ट्रेन कहाँ चल रही है? ट्रैक के नीचे। यहाँ से देखिए ये लटक रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके जो व्हील्स होंगे वो ऊपर होंगे और ये नीचे लटक के चल रही है। जैसे केबल कार लोगों ने देखा होगा जो हिल स्टेशन पे गए होंगे, केबल कार भी लटक के चलती है रस्सी पे, रोप पे। कुछ उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक एलिवेटेड रेलवे है, सस्पेंडेड एग्जाम्पल है ये। और भी मोनोरेल्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये चाइना का एक दिखा रहा है यहाँ पे भी देखिए ये सस्पेंडेड है। ये सिस्टम्स अभी इंडिया में स्टार्ट नहीं हुए हैं, प्लानिंग में होंगे बट अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम, ये भी अभी इंडिया में प्लानिंग स्टेज में है। लाइटर व्हीकल्स एंड ट्रैक, लाइटर ट्रैक, इसमें क्या होता है व्हीकल्स को एकदम उसका जो वजन है वो कम से कम रखा जाता है, और जब जाहिर सी बात है जब ट्रेन का वजन ही कम होगा तो उसकी पटरी का भी वजन कम हो जाएगा। उतना हमें जब लोड नहीं देना है तो पटरी का साइज भी कम हो जाएगा, उसका गेज भी कम हो जाएगा। तो ये कुछ सिस्टम्स हैं लाइट व्हीकल्स के। लाइट व्हीकल्स कैसे करते हैं? लाइट मटेरियल को यूज करते हैं उसके कंस्ट्रक्शन में। जैसे हम लोहे की जगह एल्यूमिनियम को यूज करेंगे उसकी बॉडी बनाने के लिए, तो अल्टीमेटली जो आपका वेट है वो व्हीकल का वो कम हो जाता है। एक्सक्लूसिव ROW, अंडरग्राउंड और एंड ऑन एम्बैंकमेंट्स, ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं जिस तरीके से रोड से हम उसको निकालते हैं। स्काई रेल, इट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लाइट रेल ट्रांजिट ऑटोमेटिक। ये लाइट रेल का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। ये देखिए यहाँ पे ये एक लाइट रेल है, ये इसका स्टेशन होगा मोस्ट प्रोबेबली जहां से ये निकल रही है। ये भी बाहर का ही फोटोग्राफ है। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स आर रिड्यूस्ड ड्यू टू कंप्लीट ऑटोमेशन। ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक होती है, इसमें ड्राइवर भी नहीं होता। जैसे मेट्रो में ड्राइवर होता है, मेट्रो को चलाने के लिए ड्राइवर रखा जाता है या ड्राइवर उसको ड्राइव करता है। लाइट जो स्काई रेल है ये, इसमें ड्राइवर भी नहीं होता है, ये पूर्णतः कंप्यूटर से या कंप्यूटराइज्ड होती है, वहीं से मेन कंट्रोल रूम से इसको चलाया जाता है।
क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। कैपिटल कॉस्ट इज हाई, जाहिर सी बात है जब इस तरह का सिस्टम हम लगाएंगे जो पूर्णतः कंप्यूटरीकृत होगा, फुल्ली ऑटोमेटिक होगा, तो उसका कॉस्ट भी बट नेचुरल ज्यादा ही होगा। एडवांटेजेस ऑफ मास ट्रांजिट सिस्टम, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या एडवांटेजेस हैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के। तो पहला एडवांटेज है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। हमने कई जगह देखा मेट्रो में, मोनोरेल में कि पॉल्यूशन कम होता है। तो जब पॉल्यूशन कम होगा तो एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट है जो उसके वो भी कम हो जाते हैं, एनवायरमेंट को वो ज्यादा हानि नहीं पहुंचाते हैं ये वाले सिस्टम जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। सोशल इम्पैक्ट लोगों का जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो लोग उसमें चलना चाहेंगे और ट्रैफिक रोड पे कम होगा। फ्यूल सेविंग, ऑब्वियसली जब लोग कम अपनी पर्सनल व्हीकल्स कम यूज करेंगे तो फ्यूल की भी, ईंधन भी बचेगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स में आपकी भी सेविंग होगी। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं तो जो यूज कर रहा है उसकी भी सेविंग होती है, क्योंकि एक जगह से आप दूसरी जगह कार से जाएं अकेले तो उसमें खर्चा ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू अगर आप बस या मेट्रो से जाते हैं। साथ ही साथ इसमें सरकार का भी फायदा होता है क्योंकि उनकी भी जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज फ्रेट इम्पैक्ट। फ्रेट यानी कि का जो किराया है वो भी डिपेंड करता है। रिड्यूसेस कंजेशन, जो रोड पे ट्रैफिक होता है वो कम हो जाता है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करेंगे, सभी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करेंगे तो अल्टीमेटली रोड पे ट्रैफिक कम हो जाएगा, कार्स कम होंगी तो रोड ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। सेव टाइम, आपकी टाइम की बचत होगी, आप ट्रैफिक जैम में नहीं बचेंगे तो ट्रैफिक, आपका जो टाइम है वो बचेगा। आप अपने डेस्टिनेशन पे जहां पे भी आपको जाना है वहां पे आप समय में पहुंच जाएंगे। लास्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं और कार से जाते हैं तो आपका कौन सा ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, जिसमें आपकी ज्यादा बचत होगी वही आपको कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो अकेले कार से जाना और बस या मेट्रो से चले जाना, तो दोनों में ये आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहा है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पिक्चर को आपको बताऊंगा इसके बारे में। यहाँ पे देखिए ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, कई सारी कारें हैं यहाँ पे और सब एक ही जगह रुक गए हैं। हो सकता है ये सिग्नल हो जहां पे सब लोग रुक गए हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इफ दीज इडियट्स, ये यहाँ पे एक व्यक्ति जो कार में बैठा है वो ये सोच रहा है, इफ दीज इडियट्स वुड जस्ट टेक द बस आई कुड बी होम बाय नाउ। वो क्या सोच रहा है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। वो यही सोच रहा है कि अगर बाकी ये सब इडियट जो हैं, अगर ये बस से चले जाते, अपनी कारें रोड पे ना लेके आते तो मैं अपने घर टाइम पे पहुंच जाता। तो ये खुद भी एक क्या हुआ, इडियट ही हुआ ना। हाँ, तो ये एक साइकोलॉजिकल पिक है जो समझने वाली बात है कि अगर आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे रोड पे तो आप अपने घर या अपने स्थान या जहां भी आप जा रहे हैं वहां पे आप टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक पर्सनल थिंकिंग नहीं है, एक कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। नाउ अपॉर्चुनिटीज इन मास ट्रांजिट सिस्टम, व्हाट नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड, कॉरिडोर इंटीग्रेशन, पेडेस्ट्रियन। ये भी आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर है लेकिन मैं बता दूंगा आपको। कॉरिडोर इंटीग्रेशन, पेडेस्ट्रियन इंटीग्रेशन। पेडेस्ट्रियन यानी कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं, कॉरिडोर मतलब जो भी आप सिस्टम बना रहे हैं या प्रपोज कर रहे हैं अपने शहर के लिए, उसके लिए एक अलग कॉरिडोर मतलब एक अलग उसका रास्ता होना चाहिए। जैसे मेट्रो का एक पटरी अलग होती है तो एक सेपरेट कॉरिडोर हो गया जिसपे और कोई गाड़ी नहीं आती। पेडेस्ट्रियन फुटपाथ होने चाहिए, पैदल चलने वालों के लिए अलग, रोड से हटके रोड के किनारे
फुटपाथ होने चाहिए ताकि पैदल चलने वाले जो व्यक्ति हैं वो रोड पे ना आए। बाइसिकल इंटीग्रेशन, साइकिल ट्रैक अलग होना चाहिए। जो लोग साइकिल से चलते हैं क्योंकि उनकी स्पीड कम होती है तो वो ट्रैफिक को अफेक्ट करते हैं, बाकी गाड़ियों को भी अफेक्ट करते हैं और एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए साइकिल ट्रैक अलग होना चाहिए। अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इंटीग्रेशन, सपोज अगर एक ही रोड पे मेट्रो भी चल रही है और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स भी हैं जैसे बस, तो उसका भी कोलैबोरेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दूसरे सिस्टम को अफेक्ट ना करे। ठीक है। नेक्स्ट इज पैरा ट्रांजिट और इंटरमीडिएट पब्लिक, ये आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है इतना। पार्क एंड राइड इंटीग्रेशन, पार्क ये घूमने वाला पार्क नहीं है, यहाँ पार्क का मतलब है पार्किंग से, जो लोग रोड पे गाड़ियां अपनी पार्क करते हैं उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, अलग से पार्किंग होनी चाहिए जहां पे गाड़ियां लोग खड़ी करें, ना कि रोड पे खड़ी करें। अपॉर्चुनिटीज इन मास ट्रांजिट सिस्टम, ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये थोड़ा सा इसके ड्रॉबैक्स हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को गलत यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक पिक में यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पे एक ट्रेन है, ट्रेन दिखाई भी नहीं दे रही है, इतनी पब्लिक है नीचे भी और ऊपर भी, तो ये इसका क्या है, ये एक मिसयूज है। अब लोगों की भी मजबूरी है, सबको जाना है, सबको जल्दी है, लेकिन ये इसका एक मिसयूज है, मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ इसका क्या होगा, इससे एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, लोगों की जानें जा सकती हैं और जाती भी हैं इस तरह के चीजों में, इस तरह की स्थितियों में। यहाँ पे भी कुछ पिक्स आप देख सकते हैं, सब अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। इसमें यहाँ पे एक ये देखिए लोकल ट्रेन का एक पिक है, ये जो आप टैक्सी देख रहे हैं जितना ट्रैफिक जाम लगा है, ये कोलकाता का है। कोलकाता में येलो कलर की टैक्सीज चलती हैं, एम्बेसडर्स। ये कोलकाता में मैंने पहले भी आपको बताया था, वहां की पॉपुलेशन बहुत बहुत ज्यादा है। ये कुछ ऑटो हैं जहां जिन्होंने जाम लगा रखा है। यहाँ पे देखिए लोग, ये मुंबई की फोटो है, ये मुंबई की बस है बेस्ट की, BEST की, उस पे भी लोग, अंदर बस भर गई है तो बाहर लोग लटक के चल रहे हैं। इसी तरह और भी शहरों के यहाँ पे फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये सब चीजें आपने अपनी लाइफ में भी देखी होंगी, लाइव देखी होंगी, जो इस तरह की स्थितियां होती हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो लिमिटेशंस हैं, जो मैंने बताया था ना आपको, जो कुछ कमियां होती हैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, या जहाँ पे वो फेल हो जाता है, वो जैसे इट्स सेटअप इज इनक्रेडिबल एक्सपेंसिव। इसका जो सेटअप है, यानी क्या, इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है इनिशियली, ये एक इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है। सेकंड इज पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक और बीइंग रॉब्ड। जैसे ट्रेन में लोग ट्रेवल करते हैं, लोगों के लगेज चोरी हो जाते हैं, तो उस तरीके की भी पॉसिबिलिटीज होती हैं। मैल फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट एज वेल एज सर्विस डिसरप्शंस कॉज ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। अब ट्रेन चल रही है, ट्रेन में कुछ खराबी हो गई तो वो रुक जाएगी, वो भी एक इसकी दिक्कत है। या कई बार क्या होता है, रोडवेज की जो बसेस होती हैं उनकी स्ट्राइक हो जाती है। सपोज ड्राइवर और कंडक्टर्स ने मिलकर स्ट्राइक कर दी, तो क्या करते हैं, उनकी एक यूनियन होती है, तो सारी बसेस को रोक देते हैं। उससे क्या होता है, पब्लिक को दिक्कत होती है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। पैसेंजर्स मे बी अटैक्ड बाय इन्फेक्शियस डिजीज। अभी इसका तो लाइव एग्जांपल हम लोगों ने देखा कोरोना में, कोविड-19 सिचुएशन में, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। रेलवे जो कभी नहीं रोकी गई थी, ट्रेन्स भी रोक दी गई थी। किस लिए रोकी गई थी, ताकि ये महामारी और ज्यादा ना फैले। तो कोई भी ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में उसकी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। लेट नाइट सेफ्टी इज नॉट अश्योर्ड। बहुत देर तक अगर देर रात में कोई ट्रेवल कर रहा है तो उसमें भी थोड़ा सा ये अनसेफ हो जाता है। स्पेशली जैसे मुंबई में लोकल्स चलती हैं और लेट नाइट ट्रेन्स जो होती हैं, उनमें थोड़ा सा ये अनसेफ हो जाती हैं।
वो डिपेंड करता है कौन से किस एरिया में ये चल रहा है और वहाँ के लोग कैसे हैं। आप ये फैक्टर अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सीडेंट में कॉज लार्ज कैजुअलिटीज, यस, फॉर एग्जांपल इन रेल, एक ट्रेन का एक्सीडेंट जब होता है तो उसमें कैजुअलिटीज ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू कोई भी एक्सीडेंट जो रोड पे हो। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। चेंज इन टाइम ऑफ सर्टेन बसेस मे कॉज इनकन्वीनियंस टू पैसेंजर्स, टाइम का चेंज होना ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे खासकर ज्यादातर ट्रेनें अक्सर लेट हो जाती हैं तो लोगों को उससे भी दिक्कत होती है। तो कुछ लोग इसलिए भी ट्रेन को प्रेफर नहीं करते हैं, वो लोग बस से ट्रेवल कर लेते हैं अगर बस टाइम पे मिल गई तो, या अगर बस भी नहीं मिली तो मेट्रो में ट्रेवल कर लेंगे। तो टाइम भी आपको अफेक्ट करेगा इसको चूज करने में। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है या क्वेरी होती है तो आप नीचे ही इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप शेयर करिए। वीडियो खत्म होने के बाद 10 मिनट का टाइम रहेगा अटेंडेंस मार्क करने के लिए, तो सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना। मैं अटेंडेंस का लिंक कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह शेयर करूंगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड wear your mask. Thank you.